4। ठीक है, तो आपको पता है कि अर्थ के कोर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है, अर्थ के कोर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन की पावर है तो इसको हमने क्या बुलाया, मैग्नेट। मतलब जिसके अंदर भी अट्रैक्शन की पावर होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, उसको हमने क्या कहा कि वो मैग्नेट है। अब क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है, अपने आप अर्थ के कोर के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और ये नेचुरल मैग्नेट होता क्या है, it is actually Fe3O4 which is actually a ore of iron that is magnetite। ठीक है, तो ऐसा था कि जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया, इनके बारे में रिसर्च करी, तो उनको पता लगा कि अर्थ के कोर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कुछ चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है, अपने साथ चिपका सकता है। क्योंकि वो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता था तो उसको हमें नेचुरल मैग्नेट बुलाया। और अगर उसका केमिकल कंपोजिशन देखो तो वो क्या था, Fe3O4, और विच वॉज एक्चुअली एन ओर ऑफ आयरन दैट इज मैग्नेटाइट। और उसका एक कॉमन नेम भी था हमारे पास, लोडस्टोन। उसको हम कॉमनली क्या बुलाते हैं, लोडस्टोन। तो मैग्नेट का कंसेप्ट वहां से साइंटिस्ट जो थे उनको पता लगा, और फिर उनके माइंड में स्ट्राइक हुआ, और फिर उन्होंने एक इनिशिएटिव किया कि वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम देखते हैं हमारे आसपास, जो है हमारे पास शॉप्स पे अवेलेबल है, जिनसे हम काफी काम करते हैं, तो वो मैग्नेट्स एक्चुअली डिस्कवर हुए और साइंटिस्ट ने खुद बनाए। लेकिन मैग्नेट का कंसेप्ट कहां से आया, अर्थ के कोर के लोडस्टोन के अंदर जो नेचुरल मैग्नेट है उससे। समझे आप? तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि मैग्नेट हम कहते किसको हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। मैग्नेट का मतलब क्या है, मैग्नेट का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ पीसेस को, चाहे वो पीसेस आयरन के हों, चाहे स्टील के हों, या कुछ और सब्सटेंसेस के हों, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हो, उनको अपने साथ चिपका सकता हो। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हो, ये आपके पास मैग्नेट है और ये कुछ सब्सटेंसेस है। तो देखिए ये सब्सटेंसेस को ये स्टिक कर पा रहा है अपने से, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेट। तो यही मैग्नेट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन। पर ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हर चीज को अपने साथ चिपका लेता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ चीजें ही हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं, मतलब वो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेट के साथ चिपक सकते हैं। अब जैसे आप बाजार से मैग्नेट लाते हो तो मैग्नेट के साथ हर चीज थोड़ी ना चिपक जाती है। आयरन की जो चीज होगी वो तो चिपक जाएगी इजिली, स्टील की होगी चिपक जाएगी। लेकिन कोई आप कह लो कि आपने मैग्नेट को रखा है तो ऐसा तो नहीं कि आपकी घर की सब चीजें उसके साथ चिपक रही हैं, है ना। तो कुछ ही सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वही सिर्फ मैग्नेट के साथ चिपकते हैं, सब सब्सटेंसेस नहीं चिपकते। तो आप समझ गए ना मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है। अब जब मैग्नेट का कंसेप्ट साइंटिस्ट को पता लगा तो उनके माइंड में स्ट्राइक हुआ और वो डिफरेंट तरह के मैग्नेट्स बनाने लगे। तो डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट्स बनने लगे, जिसमें से कॉमनली मैग्नेट जो यूज होते हैं वो है बार मैग्नेट। क्या कहते हैं हम बार मैग्नेट किसको कहते हैं, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, क्या है आप देखिए, एक लॉन्ग सा पीस है, रेक्टेंगुलर है शेप में, तो इसी को हम बार मैग्नेट बुलाते हैं। एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज बार मैग्नेट। ऐसे ही हॉर्शू शेप मैग्नेट भी आते हैं। हॉर्शू शेप मतलब जिसका यू शेप हो। अब देखिए इस मैग्नेट का यू शेप है ना, तो इस यू शेप मैग्नेट को हम क्या बुलाते हैं, हॉर्शू शेप्ड मैग्नेट। तो ऐसे मैग्नेट साइंटिस्ट ने एक्चुअली में आर्टिफिशियली बनाए। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक नीडल आती है। मैग्नेटिक नीडल जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक्चुअली इसका डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो नीडल है ये किसी भी साइड मूव कर सकती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसके डिफ्लेक्शन से हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली कि नहीं, और अगर है तो उसका डायरेक्शन क्या है। ऐसे ही आपके पास मैग्नेटिक कंपास आती है, आप सब बच्चे खेलते हैं इससे, है ना। हम कई बार इसको यूज करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। तो देखो आपको देख भी सकते हो या पॉइंटर पे नॉर्थ और साउथ है, तो इसको आप जैसे जैसे अलग अलग जगह पे ले जाओगे इस पॉइंटर की डायरेक्शन बदलती जाएगी और आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब अच्छे से आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। सो दिस इज मैग्नेटिक कंपास। तो ये एक कॉमनली अकरिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जो हमने पढ़े। बार मैग्नेट हो गया, हॉर्शू शेप मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गई, मैग्नेटिक कंपास, ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वर्क करते हैं। अब कुछ और खास बातें हम मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
आपको पता है कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेगा, और वो डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ साउथ। मतलब आपने एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड से आपने मैग्नेट को बांध दिया और मैग्नेट को हिला दिया, तो जब वो मैग्नेट रेस्ट पे आएगा तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एक सर्कल बना दूं और यहाँ एक स्टार बना दूं, तो जब इसको मैं जैसे भी रोटेट करूं, तो जब ये रेस्ट पे आता था तो ये जो डॉट वाला सर्कल वाला पोर्शन है वो इसी साइड फेस करता था और स्टार वाला इसी साइड फेस करता था। ठीक है, तो when a magnet is freely suspended it always align toward north south direction। अब ऐसा क्यों था कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही अलाइन कर रहा था? इसका कोई आप कह सकते हो एग्जैक्ट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन एजम्पशन है, ये एज्यूम किया गया है कि जो अर्थ के कोर के अंदर मैंने आपसे बताया कि एक लोड स्टोन पड़ा हुआ है, वो जो लोड स्टोन है उसका पोजीशन क्या है? साउथ नॉर्थ। उसका पोजीशन क्या है? साउथ नॉर्थ। इसी वजह से जब आप अर्थ सरफेस पे मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट इस तरीके से पड़ा हुआ है और ये आपका अर्थ सरफेस पे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। तो इस तरह से ड्यू टू अट्रैक्शन आप कह सकते हो, क्योंकि ऑपोजिट सेम पोल्स एक साइड पे फेस नहीं कर सकते हैं। अब हम पोल की भी बात करते हैं। देखिए, जो साइड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है उसको हमने क्या बुला दिया? नॉर्थ पोल, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही आ रही थी। और जो साइड साउथ की तरफ पॉइंट करती है उस पोल को हमने क्या बुला दिया? साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर हमारे पास दो पोल्स भी आ गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो मैग्नेट को जब हम फ्रीली अलाइन करते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। उसका रीजन ये है कि अर्थ के कोर के अंदर एक जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं, वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट पोल्स, तो जब आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, क्योंकि जैसे आपके पास ये हमारा मैग्नेट हो गया जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया, और जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। लेकिन ये एक सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार कहूंगी, एक एजम्पशन के बेस पे ही ये आंसर हमें पता लगा है। ऐसे ही जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हैं, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है वो साउथ पोल। तो लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपके पास ये मैग्नेट है, आप इसके पास एक और मैग्नेट लाओ, ठीक है, लेट्स से अगर आप नॉर्थ वाली साइड उस मैग्नेट की इसकी तरफ लाओगे तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे साउथ की तरफ ऑपोजिट पोल नॉर्थ लाओगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं। ऐसे इस फिगर में दिखा रखा है। देखिए, आप नॉर्थ को साउथ की तरफ ले जा रहे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ ले जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। उसका रीजन क्या है? लाइक पोल्स हमेशा आपस में रिपेल करते हैं, वो दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से। अब ऐसे ही मैग्नेट का एक और फैक्ट है कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल। ये पोल्स कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये हर मतलब एक छोटे से छोटे पीस के मैग्नेट में भी दोनों पोल्स होंगे। देखिए, अब जैसे ये मैग्नेट आप इसको काट लें तो आप सोचेंगे कि इसका साउथ पोलैरिटी लॉस्ट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसकी पोलैरिटी लॉस्ट हुई, जो इसके अंदर है, ये अपने आप इसमें इंड्यूस कर देती है, अपने आप इसके अंदर जो इसकी लॉस्ट पोलैरिटी है वो डेवलप हो जाती है। अब इसको आप फिर काट दे तो ऑब्वियसली फिर आप देखेंगे कि नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया, लेकिन जो लॉस्ट पोलैरिटी होगी वो फिर से डेवलप हो जाएगी। तो एक छोटे से आप कह सकते हो पीस के अंदर भी डाइपोल होता है। नॉर्थ साउथ पोल कभी भी अलग आपस में नहीं हो सकते। जैसे इस फिगर में ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो अब इसको कितना भी कट करते जाओ, छोटे से छोटे पीस में भी नॉर्थ और साउथ पोल पक्का होगा। इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। अब जब आप मैग्नेट को रखते हैं अपने, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप मैग्नेट को लो, ठीक है, उसके पास आयरन नेल लाओ, तो आप देखोगे कि आयरन नेल जब आप यहाँ पे है तो इसमें कुछ भी फील नहीं हो रहा, आप ही फोर्स लगाकर उसको आगे ला रहे हो। लेकिन जब ये थोड़ा मैग्नेट के पास आ जाएगा तो आपको लगेगा कि खिंच सा रहा है मैग्नेट की तरफ। क्यों?
क्योंकि मैग्नेट के आसपास एक छोटा सा एरिया बना लेता है मैग्नेट अपने आसपास, जहां पे उसका जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है वो फैल जाता है। तो अगर कोई चीज उससे अट्रैक्ट होने वाली उसके अंदर जोन के अंदर एंटर हो रही है तो वो उसकी तरफ खींचेगी, और अगर रिपेल होने वाली चीज एंटर हो रही है तो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो मैग्नेट अपने आसपास एक छोटा सा एरिया डेवलप कर लेता है जहां पे उसके इफेक्ट को हम अच्छे से फील कर सकते हैं, और उस एरिया को हम बुलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एक और फैक्ट कि दो पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैग्नेट है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल, दोनों पोल्स कभी सेपरेट नहीं हो सकते। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये आपके पास मैग्नेट है और ये वो छोटा सा एरिया है जहां पे आप इसके इफेक्ट को फील कर सकते हो, ठीक है। अब ये एरिया आपको दिखता तो है नहीं ऑब्वियसली, तो इसको स्टडी करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस कंसिडर करते हैं, जिन लाइंस को हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही है ना इस एरिया के अंदर, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो तो डिपेंड करता है कि आप उस एरिया के अंदर किस सब्सटेंस को ला रहे हो, पर फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इसलिए उन इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, दीज ऑल आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये कैसे बनाई गई? हमने आयरन फिलिंग्स समझते हो आप, पतली पतली आयरन की चिप्स, इसको हमने आप कह सकते हो कि स्कैटर किया मैग्नेट के आसपास, तो हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को एक सेट पैटर्न में इस तरह से अलाइन कर लिया। इस तरह से एक सेट पैटर्न में वो आपस में अलाइन हो गई। क्योंकि वो इस तरह से अलाइन हो गई तो यहां से साइंटिस्ट को एक आइडिया मिला कि वो इस फील्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इमेजिनरी लाइंस को कंसिडर करके, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब अगर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपने हाथ से ड्रॉ करना चाहेंगे बार मैग्नेट के आसपास, तो देखिए कैसे होगी। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ के अंदर एंटर होंगी। इस तरह से आप बनाएंगे, देख रहे हैं ना आप। ऐसे ही यहां से नॉर्थ से इधर कनेक्ट हो रहा है। ये एरोज में कैसे पॉइंट कर रही हूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां से ऐसी और बहुत सारी रेज निकल रही है और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी रेज एंटर हो रही है। तो इस तरह से आप शो करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन ऑर्डर टू इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट। आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से ये मैग्नेटिक लाइन साउथ की तरफ जा रही है। और पढ़ते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्यों हमने नॉर्थ से ही इसको बनाया और किस तरह से, क्या प्रॉपर्टीज है इन मैग्नेटिक लाइंस की। तो हमने देखा ये लाइंस हमेशा ओरिजिनेट करती है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट करती हैं साउथ पोल पे। इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, आपको ऐसे ही इसको याद करना है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। नॉर्थ से निकल रही है और साउथ के अंदर एंड हो रही है। और इसका भी रीजन अगर हम जानना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, तो आप लिखोगे अपने आंसर के इट इज जस्ट एज्यूम्ड। इसका आंसर भी एजम्पशन के बेस पे है। ये हमें ये बताता है कि अगर नॉर्थ फ्री होता और मूव कर पाता तो इट वुड हैव मूव टुवर्ड साउथ पोल ड्यू टू अट्रैक्शन। सो रीजन इज कि अगर नॉर्थ पोल मूव कर पाता तो वो साउथ की तरफ मूव कर जाता, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। इसीलिए जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है। So this shows that if North Pole was free to move, it would have moved towards South Pole due to attraction. What is the reason behind? Due to attraction, because we know opposite poles attract each other. अब हमने देखा कि जो मैग्नेटिक लाइंस है कुछ जगह पे तो बहुत पास पास दिख रही है और कुछ जगह पे काफी दूर दूर है ना। तो जहां पे ये पास पास होती हैं वहां का मतलब है कि वहां पे जो मैग्नेटिज्म है, वहां पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप कह सकते हो, जो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वो काफी स्ट्रांग है। और जहां पे ये दूर है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी वीक है। तो कहां पे आपने देखा ये क्लोज है? ऑब्वियसली दे आर क्लोज एट पोल्स। तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है वो आपको कहां दिखेगा? पोल्स पे। और मिड के अंदर आप देखोगे इनके बीच में डिस्टेंस है, दे आर स्लाइट फार।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली पोल्स के इट इज गोइंग टू बी वीक। अब हमने देखा कि जो मैग्नेटिक लाइंस है ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताती है। दे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जानना चाहें तो आप मैग्नेटिक फील्ड से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, वही आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की। दो मैग्नेटिक लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ये आपके पास नॉर्थ और एक साउथ पोल हो गया, यहां से मैग्नेटिक लाइन जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से आपस में कट होंगी। दे विल नॉट कट ईच अदर। द रीजन बिहाइंड, ये फोर्स की डायरेक्शन दे रही है, अभी हमने बात करी। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एट अ टाइम फोर्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। और इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि वो दो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली दे रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फोर्स कैन नॉट हैव two directions at the same time because force is a vector quantity. So two magnetic lines will never intersect. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपने देखा हमने किस तरह से बनाई, दे आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स। ये कहीं से भी खुली नहीं हुई है, दे आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। आप समझ गए ना, क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं, आपको ये नॉर्थ से निकलती है, साउथ में टर्मिनेट होती हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये फोर्स की डायरेक्शन देती है। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, फोर्स का डायरेक्शन आ जाता है। जहां क्लोजर है वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है पोल्स पे मतलब, और जहां पे ये दूर है वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है। Now we are going to start with one amazing experiment done by Oersted, that is Oersted's experiment. आपको पता है ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका जो रिजल्ट था वो इतना अमेजिंग था, इतना आप कह सकते हो सरप्राइजिंग था। तो हम देखते हैं एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था क्या और इसने क्या प्रूव किया। देखिए, ओर्स्टेड काफी आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करता था जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड होते थे। हमने किया है ना पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस पे ये काफी एक्सपेरिमेंट्स किया करता था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था और बाय चांस आप कह सकते हो जो मैग्नेटिक नीडल है वो बिल्कुल पैरेलल पड़ी हुई थी कंडक्टर के। मतलब जहां इसका सर्किट था वहां पे मैग्नेटिक कंपास नीडल वाज लाइंग कोइंसिडेंटली पैरेलल टू इट। ठीक है, तो क्या किया गया, जैसे सर्किट प्रॉपर था, मतलब जैसे होती है वायर थी, बैटरी थी, स्विच था, सब कुछ था। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, सर्किट के अंदर करंट स्विच ऑन हो गया, है ना। तो जैसे ही करंट स्विच ऑन हुआ तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर अपने आप डिफ्लेक्शन आ गई, मैग्नेटिक नीडल में अपने आप डिफ्लेक्शन आ गई। सो इट वाज क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन तब आती है जब आसपास मैग्नेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओर्स्टेड जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैग्नेट कहीं दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जैसे ही करंट स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ गई, करंट स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन खत्म हो गई। तो इसका मतलब जो नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, वो करंट की वजह से आ रही थी, है ना। तो ओर्स्टेड ने इस चीज को और आप कह सकते हो डीपली जाकर स्टडी किया एंड ही एक्चुअली केम टू द कंक्लूजन कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे अपने आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो मैग्नेटिज्म है ये इतना स्ट्रांग तो नहीं होता कि ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर ले जैसे कि मैग्नेट होता है, बट स्टिल वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखता है। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है चाहे थोड़ी लो होती है लेकिन स्टिल मैग्नेटिज्म होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे इसने देखा कि जब करंट स्विच ऑन किया, करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा था, तो जो नीडल थी वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, यहाँ ऊपर की तरफ। और ऐसे ही जब करंट की डायरेक्शन बदली, जब करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा था तो नीडल की डिफ्लेक्शन भी बदल गई। इसका मतलब देखो, सबसे पहला फैक्ट तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि डिफ्लेक्शन आ रही थी, है ना। और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से थी, डिफ्लेक्शन करंट की वजह से थी। और दूसरी चीज, जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो रही थी, कैसे, विथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट।
विथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसी करंट की डायरेक्शन बदलती थी तो डिफ्लेक्शन नीडल की भी बदल जाती थी। ठीक है, सो he came to the conclusion that electricity give rise to magnetism. Electricity give rise to मैग्नेटिज्म। अब ये तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्लियर था कि जहां पे भी करंट होता है वहां पे मैग्नेटिज्म होता है। अब करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक हमने देखा नीडल की डिफ्लेक्शन बदल रही थी। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें बताएंगे कि करंट जब जिस डायरेक्शन में होगा तो आप कह सकते हो नीडल कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। करंट नॉर्थ से साउथ है तो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, साउथ टू नॉर्थ है तो कहाँ करेगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स है ताकि हम डायरेक्शन जा सके मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दी करंट। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ये जो रूल है ये मेनली किस लिए हमें यूज किए गए हैं, टू नो अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन अकॉर्डेंस विद करंट। इन अकॉर्डेंस विद करंट। देखिए इस चैप्टर के अंदर ना आप बहुत ही ज्यादा तरह के रूल्स पढ़ोगे तो हर रूल्स का लॉजिक पता होना चाहिए कि रूल कहाँ पे ओबे होता है। तो अभी जो हम रूल्स पढ़ने लगे हैं ये हमें बताते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन अकॉर्डेंस विद करंट। ठीक है, तो पहला रूल हम कर रहे हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल हमें ये बताता है कि सपोज एक पर्सन स्विम कर रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। करंट इसकी बॉडी में इस तरह से एंटर हो रहा है कि आप कह सकते हो कि इसकी लेग से एंटर हो रहा है और इसके हेड से निकल रहा है। तो मतलब करंट की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन क्या है कि करंट इज एंटरिंग इनटू पर्सन्स बॉडी फ्रॉम हिज लेग्स एंड लिविंग हिज बॉडी थ्रू हेड। और जो नीडल है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भी पर्सन के नीचे पड़ी है पैरेलल। तो हमने देखा कि जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आएगी कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिफ्लेक्शन आएगी। सबसे पहली बात तो क्या है, डिफ्लेक्शन पक्का आएगी क्योंकि करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होगा। अब नीडल की डिफ्लेक्शन क्या रहेगी, जो नीडल है इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। जो नीडल है इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेग्स है, हेड है, लेफ्ट हैंड है, वो सिर्फ आप कह सकते हो ऐसे ही लिया गया है, रूल के अकॉर्डिंग लिया गया है क्योंकि ये स्विमिंग रूल था। अदरवाइज ये हमें डायरेक्शन ही प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड की तरफ डायरेक्शन है उस तरफ नीडल बेंड हो जाएगी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट such that the current enters the man through his feet and leave his body through head. Then the magnetic needle kept below will get deflected towards his left hand. ऐसे ही हमारे पास दूसरा रूल है स्नो रूल। This is also to know about the direction of deflection of magnetic needle in accordance with the current. ये रूल हमें कहता है एस का मतलब यहां पे स्टैंड होता है साउथ से। ठीक है, एन का मतलब है नॉर्थ से और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट से। तो ये रूल हमें ये बताता है कि जब भी करंट साउथ से नॉर्थ पे जाएगा तो जो नीडल है दैट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड वेस्ट। ये बिल्कुल एम्पियर स्विमिंग रूल की तरह है। देखो एम्पियर स्विमिंग रूल में भी हमने आपने देखा था कि यहाँ लेग्स थी, यहाँ पे हेड था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड था और इधर राइट हैंड था। ठीक है, तो इसमें भी देखो जो लेग से हेड तक जा रहा था तो मतलब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में ही जा रहा था और नीडल वहां पे लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा था, वो वेस्ट साइड ही इंडिकेट कर रहा था। तो ये हमारे पास है व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द नीडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। अब हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे कि अब हमें पता लग गया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो क्या उसके अराउंड भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जब उसमें करंट होता है या नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंडक्टर लिया गया, जैसे कि एक स्ट्रेट आप कह सकते हो कंडक्टर लिया गया जिसको बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट किया गया। आप देख भी पा रहे हो ये फिगर में बैटरी है और ये आपका वायर है।
जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होता है तो इसमें करंट फ्लो करता है। आप देखिए करंट इस पे मूव कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि जहां इसमें जब करंट स्विच ऑन हुआ तो मैग्नेटिज्म था कि नहीं था। तो बिल्कुल इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। अब मैग्नेटिज्म था तो उसको पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक लाइंस, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको दिखती नहीं है ना। तो जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो थी कि नहीं, ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि अगर मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड है तो लाइंस है ना। तो वो लाइंस कैसी थी, वो लाइंस क्या थी, कंसेंट्रिक सर्कल। सपोज आपके पास ये कंडक्टर है, ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो इस तरह से थी, मतलब देवर कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब द सर्कल विद कॉमन सेंटर, सर्कल्स विद कॉमन सेंटर। दूसरी बात, जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक लाइंस की वो बदल जाती थी जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन बदलते थे। अब जैसे कि अगर करंट ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक लाइंस की डिफ्लेक्शन, आप कह सकते हो जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट नीचे आ रहा था तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज। क्या थी, क्लॉकवाइज, मतलब वो बदल रही थी। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी करंट के। मतलब अगर हम करंट बढ़ाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि मैग्नेटिज्म था ही किस वजह से, करंट की वजह से था ना। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे करंट है, तो जितना आप दूर जाओगे उतना जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म होने का कारण है वो क्या है, करंट। तो करंट कंडक्टर के अंदर है, तो अगर आप कंडक्टर से दूर जाओगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी। तो आप समझ गए ना कि मैग्नेटिक लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स है, लाइंस की डायरेक्शन बदल जाएगी जैसे करंट की डायरेक्शन बदलेगी। जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ करेगा तो क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ज्यादा है तो ज्यादा होगी स्ट्रेंथ, कम है करंट तो कम होगी स्ट्रेंथ। और जितना आप कंडक्टर से दूर जाओगे उतना जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो वीक होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर में हमने ये देख लिया कि जब करंट मूव करता है तो मैग्नेटिज्म होता है ना, अभी हमने पढ़ा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है डायरेक्शन को जानने के लिए, मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको जानने के लिए हमारे पास रूल है राइट हैंड थंब रूल। तो आप याद रखिए राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज होता है, आपको पूछा जा सकता है। टू स्टेट द डायरेक्शन, मैं यहां लिख देती हूं, टू स्टेट द डायरेक्शन of magnetic lines through straight conductor। ये किसके लिए, थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सपोज आपने कंडक्टर अपने हाथ में इस तरह से पकड़ रखा है, ठीक है, सच दैट आप देख रहे हो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। थंब किसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, करंट की। तो जिस डायरेक्शन में आपकी ये फिंगर्स घूम रही है, आप देखो इस डायरेक्शन में घूम रही है ना, आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल्स हो रही है वो आपको देता है मैग्नेटिक लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो समझ गए कि सपोज यू ग्रास्प अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट के थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स घूम रही हैं, कर्ल हो रही हैं, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप देखिए करंट अगर ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है ना। तो हमने पढ़ा ही है जब करंट ऊपर जाता है तो डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और वही हमें दिख रहा है। अब जब इसको आप उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये आ गई करंट की डायरेक्शन, तो लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो जब करंट डाउनवर्ड जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक लाइंस की, क्लॉकवाइज। समझ गए ना आपकी किस तरह से आपको इसको लिखना है। अब ऐसे ही आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब आप देखिए सर्कुलर लूप
कैसे बनती है। पहले तो सर्कुलर लूप क्या है कि एक वायर है, उसको आपने ऐसे बेंड करके सर्कल की फॉर्म में कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई, सिंपल सी बात है, ये आपके पास बन गया सर्कुलर लूप। अब हमने देखा कि जैसे कि लूप में हमने स्विच ऑन किया करंट, तो ये हमारे पास करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है। अब अगर हम इसको एक साइड माने तो यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इसी तरीके से हमने पढ़ा ना, डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन होगी, जब नीचे आता है तो डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएंगी, तो और मैग्नेटिक लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी सेंटर में, दे विल कैंसल ईच अदर। समझ गए आप। तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले हम बताएंगे सर्कुलर लूप क्या है। सर्कुलर लूप, एक वायर को हमने बेंड करके सर्कल की फॉर्म में ले लिया तो वो बन गया हमारे पास सर्कुलर लूप। अब हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच वगैरह सब सर्किट लगा दिया प्रॉपर। तो जैसे ही करंट स्विच ऑन किया तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक, सबसे पहले तो हमें जानना है मैग्नेटिज्म आया कि नहीं, तो ऑब्वियसली करंट गिव राइज टू मैग्नेटिज्म इन दिस केस ऑल्सो। अब मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिक लाइंस है, तो वो लाइंस कैसी थी, देवर कंसेंट्रिक सर्कल। जहां पे ऊपर जा रहा है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, जहां नीचे आ रहा है वहां क्लॉकवाइज। और ये कंसेंट्रिक सर्कल और बिगर हो रहे थे, जैसे जैसे हम मूव कर रहे थे दे वर गेटिंग बिगर। और सेंटर के अंदर तो लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल थी, आप देखो, एंड दे वर कैंसलिंग ईच अदर इफेक्ट। तो अगर आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो देखो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप बताओगे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं दे आर सर्कुलर एट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द करंट एंटर और लीव्स द कॉइल। आपने ये देखा है कि जहां से एंटर और जहां से निकल रहा है वहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं दे आर सर्कुलर। नाउ within the space enclosed by the coil, the field lines are in same direction। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे जो फील्ड लाइंस है वो एक डायरेक्शन के अंदर होती जा रही है। और सेंटर के अंदर तो हमने देखा दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। आप देखो सेंटर के अंदर तो दे आर कैंसलिंग ईच अदर इफेक्ट, दे बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल। At the center of the coil, the plane of magnetic field lines are at right angle to the plane of circular coil। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना करंट पास किया है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना आप इससे दूर जा रहे हो। मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है जैसे आप दूर जा रहे हो, और जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। और सेंटर ऑफ कॉइल में जो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका डायरेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल के, दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आप सर्कुलर लूप बताइए, फिर इस फिगर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए और फिर इन करेक्टरिस्टिक्स को आप लिस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने इस आंसर को अटेम्प्ट करना। अब जैसे कि आपने सर्कुलर लूप का पढ़ा, ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और बीच में जाते जाते वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो रही है क्योंकि वो कंडक्टर से दूर जा रही हैं, तो उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो थोड़ा वीक हो रहा है, और विद टाइम इन सेंटर दे आर बिकमिंग पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। नाउ द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक लाइंस एंटर द कॉइल फेसिंग अस, दैट इज कंसिडर्ड एज अ साउथ पोल। तो जहां से, जिस पार्ट से जो मैग्नेटिक लाइंस है वो अगर एंटर हो रही है कॉइल के अंदर के, उसका आप कह सकते हो डायरेक्शन हमारी तरफ है, दैट विल एक्ट एज अ साउथ पोल। ठीक है। और जो दूसरा होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो इसको हम इस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि जहां पे भी करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा दैट विल एक्ट एज अ साउथ पोल, और जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज नॉर्थ पोल। तो आपको याद रखना है कि एक हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, जहां पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जहां पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और साउथ पोल कौन सा बनेगा, जहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो आपको यही इसका एक 6th पॉइंट लिखना है कि द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक लाइंस एंटर द कॉइल फेसिंग अस, दैट इज कंसिडर्ड एज अ साउथ पोल एंड द अदर इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्थ पोल। तो समझ गए ना, आप ऐसे फिगर बनाएंगे, सर्कुलर कॉइल को एक्सप्लेन करेंगे और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की बारे में ये करेक्टरिस्टिक्स लिस्ट करेंगे आप।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट करेंगे आप। अब हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सोलिनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड एक लंबी सी कॉइल होती है। आप इस तरह से एक कॉइल ले लो, चाहे आप एक हॉलो ट्यूब ले लो या आप हॉलो कार्डबोर्ड का पीस ले लो। ठीक है, तो कॉइल की फॉर्म में होना चाहिए वो, और उसके ऊपर अगर हम कॉपर वायर की टर्निंग्स लगा दें तो वो बन जाता है सोलिनॉइड। समझ गए ना। इट इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखा भी रखा है। दिस इज एक्चुअली सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड से देखते हैं कि अगर हम इसमें करंट पास करें तो क्या इसमें मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया इस तरह से। ठीक है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने करंट को स्विच ऑन कर दिया, बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें करंट पास किया तो हमने देखा कि क्या इसके अंदर मैग्नेटिज्म आया। तो बिल्कुल आया, इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आया, क्योंकि करंट कहीं से भी फ्लो करेगा तो मैग्नेटिज्म पक्का आएगा। स्ट्रेंथ बदल सकती है पर मैग्नेटिज्म पक्का होगा। ठीक है, तो जब करंट पास किया तो इसने भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया। अब मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी थी which was similar to the magnetic field produced by the bar magnet। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट पे एक साइड नॉर्थ पोल एक्ट करती है, एक साउथ पोल एक्ट करती है, तो सिमिलरली वैसे ही इसके अंदर भी एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल एक्ट कर रही थी। अब देखते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस है वो किस तरह से शो हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे एक आपके पास नॉर्थ पोल हो गया, जैसे कि ये आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा था, ये साउथ, और मैग्नेटिक लाइंस बिल्कुल उसी तरह से शो करनी है जैसे कि आपने एक बार मैग्नेट के अंदर बनाई थी। अब जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली पहला फैक्टर तो हमारे पास करंट ही होने वाला है, क्योंकि करंट ही तो कारण है जिसके कारण मैग्नेटिज्म है। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। दूसरा फैक्टर जिसपे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। अब ये जो टर्निंग आपने येलो येलो दिख रही है, जो वायर है, कितनी टर्निंग्स आप लगाते हो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट पास हो रहा है कॉइल के ऊपर, क्योंकि कॉपर वायर में से तो करंट पास हो रहा है। तो अगर कॉपर वायर की टर्निंग्स बढ़ेंगी तो आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर है, आप गैप कम कर दीजिए कॉपर वायर की टर्न्स के बीच में। ये जो गैप्स आप देख रहे हो, तो अगर आप ऐसे करते हो कि गैप्स कम करते हो तो आप टर्निंग्स ज्यादा लगा पाओगे, और ज्यादा टर्निंग्स लगाने की वजह से जो क्या कह सकते हो, करंट ज्यादा होगा और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल हम सोलिनॉइड बनाने के लिए यूज करते हैं। अब नेचर ऑफ मटेरियल जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से हमने सोलिनॉइड को बनाया है। तो देखते हैं कि वो कैसे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप कहो कि अगर आप यहाँ पे आयरन की कोई चीज ले लेते हैं और उसके ऊपर कॉपर वायर की टर्निंग्स लगा देते हैं तो ऑब्वियसली ये भी सोलिनॉइड ही बन गया ना, कि आपने आयरन का कॉइल हो गया और जो कॉपर वायर की टर्निंग्स हो गई, तो इट ऑल्सो फॉर्म्स द सोलिनॉइड। तो अब आप जब अगर बैटरी लगाकर इसमें से करंट स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आएगा। मैग्नेटिज्म है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, मतलब एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल, और बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस जैसे कि हमने पढ़ी वैसे ही सोलिनॉइड में जैसे होती है वैसे आप इंडिकेट कर सकते हो। पर इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे अगर आपने आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर लगाई तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जब इसमें से करंट पास होता है, और ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेता है। पर जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करते हो तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यही एक सब्सटेंस है विच स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट जब करंट पास हुआ, बट एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ मैग्नेटिज्म भी
खत्म। तो कैसे बना सकते हैं आप? सॉफ्ट आयरन कोर का हमने मटेरियल लिया, कॉइल ली, उसके ऊपर कॉपर वायर की टर्निंग्स लगाई, कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट किया और तो करंट स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। अब फैक्टर्स जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली सेम फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये भी एक सोलेनॉइड है। जितनी आप टर्निंग्स ज्यादा करोगे उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तीसरा फैक्टर आपका कि लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल्स शुड बी लेस, लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल्स शुड बी मोर। जैसे कि आपके पास एक साइड ये एक साइड ये, तो इसके बीच में गैप काफी होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा गैप होगा तो आप नंबर ऑफ टर्निंग्स भी ज्यादा लगा पाओगे। अब नंबर ऑफ टर्निंग्स बढ़ेंगी, आप कह सकते हो करंट बढ़ेगा। तो इन तीनों ही फैक्टर से हम कह सकते हैं कि करंट इज गोइंग टू इंक्रीज, और करंट अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मैग्नेट में ऑब्वियसली अब हमने पढ़ा कि एक तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आ जाता है, इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक है, इसमें एक और खास बात है कि इसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत ईजी है। कैसे? आप करंट को स्विच ऑफ कर दो, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एक और खास बात, इसके अंदर हम पोलैरिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने करंट को पास किया तो एक हमारा नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बना है ना, तो अगर आप करंट की डायरेक्शंस बदल दो तो पोलैरिटीज भी बदल जाएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटीज बदल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अब अगर आप ये आयरन नेल की जगह स्टील को यूज करो और उसके ऊपर कॉपर वायर की टर्निंग्स लगाओ और करंट पास करो, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आएगा, उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आएगा, वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा। पर ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। मतलब करंट स्विच ऑफ भी कर दोगे तो भी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा, होगा फाइनली, पर बहुत ही थोड़े रेट पे होगा, बहुत ही टाइम लगेगा उसको अपना मैग्नेटिज्म खत्म करने पे। तो इसको डीमैग्नेटाइज करना इजी नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो पोलैरिटीज है उनको हम रिवर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये मैग्नेट बन गया परमानेंट मैग्नेट, तो हम पोल्स को रिवर्स कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक होगी। इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इट इज गोइंग टू बी वीक एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अगर फिर भी आप इस परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहो, तो अगर आप इसको रफ हैंडल करो तो हम इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप इसको बर्न करो, आप इसको हैमर करो, आप इसको ऊपर से नीचे फेंक दो, मतलब किसी भी तरह का रफ हैंडलिंग करो तो इट विल हेल्प इन डीमैग्नेटाइजिंग इट। अब हमारे पास है एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसमें हम क्या देख पा रहे हैं। इसमें अपरेटस देखिए क्या है, ये सपोर्ट है, ये जॉइंट है, उसके साथ एक वायर को सस्पेंड किया गया है, कॉपर वायर ली गई है। आप कोई भी वायर ले सकते हो जो कंडक्टर होनी चाहिए, उसमें से करंट पास करना चाहिए। उस वायर को हमने काट दिया यहां से, और यहां पे इसके एंड हमने एक ट्रफ में डिप कर दिए जिसके अंदर मरकरी लिया गया है। दोनों एंड्स इसी में डिप है, क्योंकि जो मरकरी है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसा नहीं है कि वायर को कट करने की वजह से सर्किट टूट रहा है। अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट प्रॉपर कंप्लीट होगा, क्योंकि जो वायर है वो कंडक्टर है और मरकरी भी कंडक्टर है। ये हमारे पास हो गया स्विच और ये हो गया बैटरी। अब हमने इसके अंदर करंट स्विच ऑन किया। ठीक है, वायर की पोजीशन लेट्स से यह है बी, ट्रफ के अंदर। अब जैसे ही करंट स्विच ऑन किया तो हमने देखा ये वायर ट्रफ से बाहर चली गई, तो ऑब्वियसली सर्किट टूट गया। जैसे ही सर्किट टूट गया तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ गई, फिर से सर्किट कंप्लीट हुआ, फिर से ये बाहर चली गई। मतलब ये टैप करते रही, कभी मरकरी के ट्रफ के अंदर, कभी मरकरी के ट्रफ के बाहर। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि जब हमने इसमें से करंट पास किया तो ये मैग्नेटिक पोल्स के बीच में थी। ये किसके बीच में थी? मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। जब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो उस मैग्नेटिक पोल्स की वजह से उस पर क्या एक्ट किया? फोर्स। उस फोर्स की वजह से वायर डिस्प्लेस हो गई, उसके अंदर मोशन आ गया। अब लेकिन जब वो ट्रफ से बाहर चली गई तो
करंट स्विच ऑफ हो गया, फोर्स लगना भी क्या हो गया, बंद हो गया, और मोशन भी खत्म हो गया, और वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो हम बार बार इसको रिपीट करते रहे, ये वायर ऐसे ही टैप करती रही, कभी ट्रफ के अंदर कभी ट्रफ के बाहर। तो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं पहले एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे, फिर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। ऑन प्रेसिंग द स्विच, करंट फ्लोज इन द वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन as it is placed between poles of magnet. Now, the force acts on it and the wire gets displaced from its original position. As it gets displaced, circuit breaks and current ceases to flow because no force acts on it and it returns to its original position. Now, when it returns to its original position, again the circuit gets completed, again the force acts and the wire get displaced again. This is how it goes on repeating. So what we conclude from this experiment? We conclude that when current carrying, आप लिख भी लीजिए इसको, when current carrying conductor is placed, when the current carrying conductor is placed between poles of magnet, force acts on it which produces motion in it, which produces motion in it. तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट रखेंगे, उस पे क्या एक्ट करेगा, फोर्स, जो उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा motion. So this was the conclusion actually made on the behalf of this kicking wire experiment. अब जहां पे भी आपको ये शो करना है कि करंट कैरिंग वायर पे, जब आप करंट कैरिंग वायर को पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में रखते हो, उस पे फोर्स एक्ट करता है और उसके अंदर मोशन आ जाता है ना, तो और ये मोशन कब आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इन चारों को रिलेट करने के लिए, इन चारों की डायरेक्शंस देखने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी आपने पीछे देखा कि ये हमारी वायर थी जिसके अंदर करंट था, ठीक है, मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ था, तो लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी, नॉर्थ एंड साउथ। तो वायर डिस्प्लेस कहाँ हो रही थी, फोर्स या मोशन की डायरेक्शन तो यही थी ना। तो इसी तरह से अपने इस रूल को कहना है कि सपोज यू स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब। सपोज ये आपकी हो गई फोर फिंगर, ये हो गई आपकी सेंटर फिंगर और ये हो गया आपका थंब। तो फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट की, और थंब फोर्स या मोशन की डायरेक्शन में आप कह सकते हो इंडिकेट करेगा। So this is what is Fleming's left hand rule, that suppose you stretch your forefinger, center finger and thumb mutually perpendicular, मतलब उन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, इस तरह से स्ट्रेच करना है। तो फोर फिंगर हमें डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड की, सेंटर फिंगर हमें डायरेक्शन दे रही है करंट की, और थंब हमें डायरेक्शन दे रहा है फोर्स और वी कैन से मोशन की। सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और फिर इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल देखें कि कौन से प्रिंसिपल पे इसकी वर्किंग बेस्ड है, तो जो हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला है वही उसका प्रिंसिपल है। दैट इज, व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स विच रोटेट्स इट, या फिर हम कह सकते हैं जो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करेगा। अब मोटर हमें कुछ इस तरह से दिखती है। आप देखिए, ये हमारे पास हॉर्सशू शेप मैग्नेट हो गया, ये हमारे पास कॉपर वायर का लूप है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर्स को हम स्लिप रिंग्स भी बुला सकते हैं, इनको हम स्प्लिट रिंग्स भी बुला सकते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, एक बड़ा कॉपर का रिंग विच इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, एक बड़ा कॉपर का रिंग विच इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। उसके साथ लगे हुए हमारे पास ये ब्रशेस जो कि कॉम्यूटेटर के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, और वायर के थ्रू ये बैटरी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब देखिए, कॉम्यूटेटर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कॉपर के बने हुए हैं एंड बिग रिंग इज स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स, और इनका फंक्शन है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ब्रशेस है आपके पास, दे एक्चुअली मेक कॉन्टैक्ट विद दीज कॉम्यूटेटर्स ताकि इनके अंदर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट
रहे। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। अदरवाइज इसकी वर्किंग आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक आप कह सकते हो एक आउटलाइन व्यू लेंगे। See, so B1, B2 are brushes. As you can see, these two brushes, we have numbered them B1 and B2, and their function is to make contact with the split rings. और स्प्लिट रिंग्स जैसे कि मैंने आपसे बात करी, एक बड़ा कॉपर का रिंग विच इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, इनका काम है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना। अब इसका वर्किंग हम सिर्फ एक आउटलाइन व्यू लेंगे। लेट्स से आपके पास एक कॉइल ABCD एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, मतलब यहाँ पे आपके पास मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट या आप कह सकते हो टू मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर प्लेस्ड है। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, तो हमने ये देखा कि लेट्स से ये आपके पास A, B, C और D है, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, मतलब A से B। तो अगर करंट A से B फ्लो कर रहा है तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो आप देखोगे कि जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। सिमिलरली हम अगर C और D की साइड देखें तो C और D में जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है। C और D के अंदर आपके पास C से D जा रहा है ना करंट, हमारे पास करंट कहां जा रहा है? C से D। तो जो फोर्स है वो कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फोर्स, एक साइड ऊपर लग रहा है फोर्स, एक साइड नीचे लग रहा है, तो दोनों फोर्स आपस में कपल बनाएंगे और वो कॉइल को रोटेट कर देंगे, ठीक है। सो इन सेगमेंट CD करंट C से D जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस ने कपल बनाया एंड दे रोटेट द कॉइल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कॉइल कुछ ना कुछ आप कह सकते हो इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल पोजीशन में आ गई है कि हमारे पास जो AB वाली साइड है वो ऊपर और CD वाली साइड डाउन साइड आ गई है। अब कॉइल जब 90 डिग्री पे आ जाती है तो कॉम्यूटेटर अपना कांटेक्ट ऑब्वियसली ब्रशेस के साथ खो देंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटर के साथ इनका कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो है पार्ट कॉम्यूटेटर तो यहीं रह जाएंगे, जो कॉइल है वो तो यहाँ ऊपर और नीचे आ जाएगी ना, तो इसका मतलब सर्किट तो टूट जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ड्यू टू इनिशियल मोमेंटम गेन कॉइल थोड़ा सा भी अपनी 90 डिग्री से आगे जाएगी तो इट विल अगेन मेक द कॉन्टैक्ट विद द कॉम्यूटेटर्स, और कॉम्यूटेटर्स के साथ कॉन्टैक्ट में जैसे ही आएगी तो ब्रशेस का कॉन्टैक्ट भी ऐसे ही बन जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या रहेगी? BADC, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट बदल रही है और आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, जो आप अभी आगे जनरेटर करेंगे उस पर राइट हैंड रूल लगाना है। तो कुछ आप कह सकते हो रूल्स को फॉलो करके हमने डायरेक्शंस को इंडिकेट करना और करंट की डायरेक्शन देनी है। बट स्टिल इट इज नॉट इन योर सिलेबस द वर्किंग पार्ट। आपको सिर्फ इसकी डायग्राम, प्रिंसिपल, इसका डेफिनेशन, कॉम्यूटेटर, ब्रशेस, इन सबको अच्छे से गो थ्रू करना है। Start with another topic that is electromagnetic induction. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे अपने आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट गिव राइज टू मैग्नेटिज्म। तो अभी हम जो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि जहां पे मैग्नेटिज्म होता है वहां पे अपने आप इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। दो द इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट सच कि भी आप कोई एप्लायंस इस पे यूज कर लो, इतना इंटेंसिटी नहीं होता, बट स्टिल द करंट इज देयर। क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर को यूज करके, आप जानते हैं ना गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is very sensitive and even detect a small amount of current. तो हमने गैल्वेनोमीटर को यूज करके देखा है कि जहां पे मैग्नेटिज्म होता है वहां पे अगर हम कोई कंडक्टर रख दे तो उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट आता है। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी वो करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिज्म। तो देखते हैं हम, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दो बार मैग्नेट्स लिए, ठीक है। एक बार मैग्नेट आपके पास ये है, राइट, और एक बार मैग्नेट ये। इसमें हमने ऑपोजिट पोल्स को एक साइड रखा है। आप जानते हैं ना, हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो हमें जब दो मैग्नेट्स को हमने पास पास रखना है एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली वी नीड टू कीप देम इन सच अ वे कि जो उनके पोल्स है उनके बीच में रिपल्शन ना हो, ठीक है। तो हमने ये दो बार मैग्नेट्स ले लिए। लेट्स से दिस इज A मैग्नेट एंड दिस इज B मैग्नेट एंड दे आर ऑपोजिटली प्लेस्ड।
अब इसके बीच में हमने एक वायर ली है। अब वायर कौन सी है? वायर एक कंडक्टर है। वायर क्या है? वायर एक कंडक्टर है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। ठीक है, लेट्स से आप कॉपर की वायर ले लो या कोई भी जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ हमने कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं की है। ठीक है, हमने सिर्फ एक वायर रखी है। वायर के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है। वायर के साथ हमने क्या अटैच कर दिया है? गैल्वेनोमीटर, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और ये काफी सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी करंट आराम से शो कर सकता है कि प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अब जब ये वायर रेस्ट पे है, ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पे है। इसका मतलब कि करंट नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ऑब्वियसली अगर 0 पे होगा, नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि करंट नहीं है। अब बाय यूजिंग हैंड हम इस वायर को उठा रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं इस वायर को लिफ्ट करती हूँ, ऐसे मैं इसको लिफ्ट करते हुए ऊपर ले जा रही हूँ, ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। तो जब मैं इसको लिफ्ट कर रही हूँ, इसको ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आई है। जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगी है। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? कि करंट प्रोड्यूस हुआ। लेट्स से अब मैं इस पोजीशन पे रुक गई फिर से, तो फिर से मैंने देखा जो डिफ्लेक्ट हो रही थी नीडल, अब वो दोबारा से 0 पे आ गई। इसका मतलब करंट बंद हो गया। अब फिर हम उसको मूव करके नीचे की तरफ लाते हैं, तब डिफ्लेक्शन फिर आती है, पर इस टाइम डिफ्लेक्शन, अगर सपोज ऊपर जाते समय डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड थी, तो अब नीडल की डिफ्लेक्शन राइट साइड है, पर डिफ्लेक्शन है। तो पहले तो अभी हम लेफ्ट राइट में कंफ्यूज ना होकर हम ये देखते हैं कि डिफ्लेक्शन है मतलब करंट है कि नहीं। पहला प्रोस्पेक्टिव तो हमें ये जानना है कि करंट होता है कि नहीं होता है इस कंडीशन में। तो हमने ये देखा कि करंट तब भी था। तो इसका मतलब हमने इस चीज को बार बार रेपिटेडली प्रैक्टिस किया, तो हमने ये देखा कि व्हेन द दिस थिंग कंडक्टर, व्हेन वी आर होल्डिंग द कंडक्टर एट रेस्ट, galvanometer is showing zero deflection, but when we are moving either in up or down direction, the galvanometer needle is showing deflection. So that means जब आप इसको मूव करते हो, so somehow the current is प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि ये करंट जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं होगा। आप उससे कोई एप्लायंस, टीवी, फ्रिज नहीं चला सकते हो, वो अपने आप आया, वो बैटरी के थ्रू नहीं आया। तो इसलिए इस करंट को हम क्या बुलाते हैं? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट मतलब वो रिलेटिव मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो अब आप, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि जब हम इसको वायर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो उसमें करंट इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब हमारा रीजन है कि ये करंट आया क्यों, कहां से आया ये करंट, व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड। तो उसका रीजन ये है, आप देखिए ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से रन कर रही हैं यहाँ नॉर्थ से साउथ, ऊपर की डायरेक्शन में भी और नीचे की डायरेक्शन में भी। अब जब मैं इस वायर को मूव करती हूं तो क्या होता है? ये लाइंस कट होती है। ऑब्वियसली जब हम वायर को ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? कट होंगी। मैग्नेटिक लाइंस कट होने से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बदल जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब बदलती है तो क्या होता है हमारे पास? ये एक प्राइम रीजन है कि करंट अपने आप इंड्यूस होता है। एक और टर्म है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आप +1 +2 में करोगे, पर आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। ये जो क्वांटिटी है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। तो क्या रहता है कि जब आप मैग्नेटिक लाइंस को कट हो रही हैं तो फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदलने से स्ट्रेंथ बदल रही है, और इसका रीजन है कि करंट अपने आप इंड्यूस हो रहा है। तो आपके लेवल तक अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको सिर्फ इतना लिखोगे दैट वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, मतलब चाहे वायर पोल्स के बीच में मूव करे, चाहे आप वायर को रख के पोल मैग्नेट्स को मूव करो, पर कंफर्टेबल क्या रहेगा? वायर को मूव करना ऑब्वियसली। तो आप रिलेटिव मोशन कुछ भी करो, चाहे वायर का विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट्स करो, चाहे मैग्नेट्स का विद रिस्पेक्ट टू वायर करो, तो क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस कट होती है, जो हमारा फ्लक्स है वो चेंज होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बदल जाती है, एंड एज अ साइड इफेक्ट कह सकते हो आप द करंट इज इंड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अब हम डिफाइन कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट in a conductor when the conductor is moved between poles of magnet.
And the current which is produced is not produced due to battery. Obviously, it is produced due to relative motion. Therefore, this current is called as induced करंट. तो ये फिगर आप ड्रॉ करोगे, चाहे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन आता है, चाहे आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसको एक्सप्लेन करते हो, डेफिनेटली यू नीड टू ड्रॉ दिस फिगर. अब जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने देखा यहां पे करंट भी आ गया है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई और वायर मूव भी हो रही थी, मोशन भी आ गया. तो इन तीन चीजों का आप नॉर्मल करंट नहीं, इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, मैं इंड्यूस करंट की बात कर रही हूं. तो इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन, जब ये तीन फैक्टर्स आ जाएंगे और आप इनकी डायरेक्शन लेना चाहेंगे, तो उसके लिए हम रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इट इज वेरी सिमिलर टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सिर्फ क्या फर्क है, वहां पे आपने अपने लेफ्ट हैंड को यूज किया था, यहाँ पे आप अपने राइट हैंड को यूज करेंगे. ठीक है, तो राइट हैंड को आप जब स्ट्रेच करेंगे, ऐसे बना लेते हैं हम इसको. ठीक है, तो आपके पास ये आपकी फोर फिंगर हो गई, ये वाली जो डाउनवर्ड है ये आपकी सेंटर फिंगर होगी, और ये जो बीच में मैंने बनाया ये आपका थंब हो गया. आपको फिगर में हमने हैंड के थ्रू भी दिखा रखा है. तो वहां पे जहां आपने लेफ्ट हैंड किया था, वहां पे फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दे रही थी, यहां पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड ही दे रही है. एग्जैक्टली सेम है, फर्क सिर्फ क्या है, वो फोर फिंगर आपके लेफ्ट हैंड की थी और यहाँ पे ये राइट हैंड की है. ठीक है, वहां पे जो थंब था वो आपको मोशन या फोर्स दे रहा था. अब यहाँ पे फोर्स का तो कोई काम नहीं है, तो हम मोशन को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पे भी थंब मोशन ही पॉइंट आउट कर रहा है. वहां पे सेंटर फिंगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको करंट दे रही थी, यहां पे भी करंट ही है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ आपको राइट हैंड के लिए इसको यूज करना है. तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब mutually perpendicular to each other, means they should be at 90 degree with respect to each other, such that the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of motion, and center finger indicates the induced करंट. तो जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना हो, तो वहां पे डायरेक्शंस हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से डिटेक्ट करेंगे. अब हमारे पास एक लॉ है, लेंस लॉ. ठीक है, ये जो लॉ है ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है. अब आप देखिए, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है तो ये तो पक्का है कि करंट इंड्यूस होता है, ये अभी हमने पढ़ा है, फिनोमिना ही एक्चुअली इस पे बेस्ड है. ठीक है, अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो उसका कारण है, उसको प्रोड्यूस करने का कारण है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको अपोज करेगा. मतलब इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इट्स कॉज, और आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जिसके कारण उसका मतलब रीजन है प्रोड्यूस होने का, वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. फॉर एग्जाम्पल, when north pole of magnet is approaching the end A of the coil, हम एक कॉइल बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज A. ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल A के पास आएगा, देन द करंट डायरेक्शन of induced current is such that it opposes the motion of this north pole, मतलब वो उससे opposite direction में होगा. आप समझे, जो अब सपोज अगर मैं आपको कहूं इस करके इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट इज दिस करंट इज गोइंग टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द नॉर्थ पोल, नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, राइट. अब हमारे पास है एसी जनरेटर. ठीक है, अब आप देखिए जनरेटर क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली जनरेटर. जैसे आपने मोटर डिस्कस किया, तो जनरेटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मतलब इसमें पहले मोशन आता है, ये पहले मूव करता है, जिस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जनरेटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब जब कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करोगे तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा. सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर. अब आप देखिए जनरेटर की अगर हम देखें कि किस किस चीज से बना होता है, इसमें मैग्नेट्स होते हैं. ठीक है, यहां पे आपके पास ये कॉइल है, दिस इज कॉइल, यू कैन नेम इट एज ABCD, राइट. ये आर्मेचर है जहां से ये अटैच हो रहा है. इसके साथ ये बड़े बड़े आप रिंग्स जो देख पा रहे हो, दीज आर कॉम्यूटेटर्स. इन रिंग्स को हम क्या बुलाते हैं, कॉम्यूटेटर्स. दीज आर एक्चुअली अ कॉपर रिंग.
एक पूरा कॉपर का बड़ा रिंग होता है। जो हमने मोटर में स्प्लिट रिंग किया था, यहाँ पे स्प्लिट रिंग नहीं है, इट इज स्लिप रिंग, क्योंकि वहां पे तो क्या था, एक बड़ा कॉपर का रिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बड़ा कॉपर का रिंग ही यूज किया गया है। और ये आपके पास है ब्रशेस। ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं और इन ब्रशेस का फंक्शन है कि वो कॉम्यूटेटर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाकर रखते हैं। ब्रशेस से वायर्स अटैच है और वायर से फर्दर बैटरी अटैच्ड है। हमने आपको वर्किंग इसके अंदर दी तो हुई है, बट एक्चुअली इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो आप किसी भी सीबीएसई पैटर्न से चलेंगे तो आपको जो जनरेटर या मोटर की वर्किंग है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट स्टिल वी हैव रिटन द वर्किंग। अब हम आपको समझा नहीं रहे हैं क्लियर डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर हम आपको इसको समझाएंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, राइट। तो अभी आप इसको सिर्फ वर्किंग को ऐसे ही रखिए। इन केस अगर आपको स्कूल के अंदर ये कराता है तो वी विल मेक एन अनदर वीडियो जिसके अंदर जनरेटर और मोटर की वर्किंग भी हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इनके फंक्शंस बता देती हूँ। आप देखिए, जो हमारा एक कॉम्यूटेटर है, इसका काम वही रहता है जो कि एक मोटर के अंदर आपने कॉम्यूटेटर का किया था। दे आर गोइंग टू रिवर्स द डायरेक्शन, दे आर गोइंग टू रिवर्स द डायरेक्शन। और ब्रशेस का क्या काम है, ब्रशेस आर गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद दीज कॉम्यूटेटर्स। ये 2 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि यू ऑफन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरेटर और मोटर based on its definition, its principle, commutator, slip ring, or you can say, or brushes. These are very important. Okay, so I'm just dictating the working which we have written here. Imagine coil ABCD is in horizontal position. Now it is rotated in anti-clockwise direction between poles of magnet by rotating its shaft. Now when coil rotates, AB of coil moves down, cutting magnetic lines of north pole, and CD side moves up, cutting magnetic lines of south pole, due to which the current is induced. And by applying Fleming's right hand rule, we can easily find the direction of the current, which is BADC, means it is flowing from B to A, then A to D, and D to C. And if we talk about the current in external circuit, it is flowing from brush B1 to B2. Let's say this is B1 and this is B2. So current is flowing, you can see the direction it is flowing from B1 to B2. After half rotation, the side of AB and CD will interchange their position. Now AB starts moving up and CD starts moving down, and induced current is again reduced. Now, this time the direction of current is CDAB, that is from C to D, D to A, and A to B. And in external circuit, the current is flowing from B to 1. अब आप देखिए, आपने इस पूरे को पढ़ा जैसे कि मैंने आपको डिक्टेट किया, तो आप समझ गए कि इसके अंदर मेन चीज क्या है कि हमने इस कॉइल को घुमाया। जब हम ये हमारे पास लेट्स से कॉइल है, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। एबीसीडी कॉइल को आपने घुमाया तो एबी जब ऊपर की तरफ मूव करेगा और सीडी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कट मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस कट होंगी तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ बदलेगी और करंट इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमने राइट हैंड रूल लगाकर देख ली कि पहले हमारे पास डायरेक्शन एबीसीडी है, उसके बाद जब ये साइड इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। और कॉम्यूटेटर और ब्रशेस हेल्प कर रहे हैं इनको, इनकी डायरेक्शंस को रिवर्स करने में। दिस इज व्हाट इज जनरेटर। एंड अगर आपको इसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स में पक्का डालो, अगर बिकॉज अदरवाइज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट इफ यू विल कमेंट वी विल श्योरली अपलोड अ न्यू वीडियो which will have only motor and generator. Otherwise, for now, it is not in your syllabus. You just need to be familiar with principle, commutators, brushes, and their definition. Now we are going to start with earthing. कि अर्थिंग क्या होता है। देखिए, अभी आपने देखा है कि जितने भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें अलग अलग तरह की वायर्स होती हैं, है ना। एक हमारे पास रेड वायर होती है, एक हमारे पास ब्लैक वायर होती है, एक हमारे पास ग्रीन वायर होती है, ठीक है। जो ग्रीन वायर है ये किसी भी एप्लायंस को अर्थ करने के लिए यूज होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थिंग होती क्या है या इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उनको हम ऑलमोस्ट सबको हाथों से तो टच करते ही हैं, है ना। और ऐसा भी चांस हो सकता है कि इंसुलेशन, उसकी जो प्लास्टिक कवरिंग है वो कभी ब्रेक हो जाए या क्रैक हो उसके अंदर, और जो बेयर वायर्स है वो मेटल केस के साथ टच हो जाए। और अगर मेटल केस के साथ वो टच हो जाती है तो उनके अंदर भी, मेटल केस के अंदर भी करंट आ जाएगा और हम उसे छू रहे हैं अपने हाथ से, सो वी माइट गेट अ शॉक।
तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो मेटल केसेस हैं या एपिलेंसिस का जो मेटल पार्ट है जिसके अंदर करंट आ सकता है, जिसको हम छू रहे हैं, उसको हम अर्थ कर देते हैं। तो अर्थिंग करने का मतलब है कि जो मेटालिक बॉडी है उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक थिक कॉपर वायर से, जो कि एक वो जो वायर है विच इज बरीड डीप अंडर द अर्थ। मतलब हमने मेटालिक बॉडी को एक कॉपर की प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया है बाय मींस ऑफ वायर, और वो जो कॉपर प्लेट है दैट इज बरीड डीप अंडर द अर्थ। ये जो वायर है इसके एंड पे, जैसे आप देखिए ये जो कनेक्शन है, ये वायर आ रही है, वायर के साथ है प्लेट, प्लेट को आप कह सकते हो हमने अर्थ के अंदर बरी कर रखा है, और इसके आसपास जो मिक्सचर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट। ऐसा करने से क्या होता है कि जो अर्थ है वो अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल पे रहती है, तो कितना मर्जी करंट अर्थ के अंदर पास हो सकता है। तो अगर बाय चांस इफ एन इलेक्ट्रिकल एपिलेंस गेट्स शॉर्ट सर्किट, किसी कारण जो उसमें लाइव वायर है, मतलब रेड और ब्लैक वायर है, वो आपस में टच हो जाती है और करंट काफी ज्यादा हो जाता है, या आप कह सकते हो मेटल बॉडी के अंदर पास हो जाता है, तो वो मेटल बॉडी के अंदर करंट नहीं रहेगा, वो सारा का सारा अर्थ के अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी शॉर्ट सर्किट हो या मेटालिक बॉडी के अंदर आप कह सकते हो करंट पास हो जाए, तो अगर मेटालिक बॉडी, अगर कोई एपिलेंस अर्थ है तो सारा का सारा करंट मेटल बॉडी से अर्थ के अंदर पास ऑन हो जाएगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर कभी राइज भी हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उस केस में जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जो एपिलेंस है उसके जो आप कह सकते हो जिसका मेटल केस है उसके अंदर करंट कभी नहीं आएगा एंड वी विल नॉट गेट अ शॉक। तो इसलिए जो हमारे पास अर्थ करना किसी एपिलेंस को, अर्थिंग है जो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉक। Now we are going to start with question and answers. First question is, what precautions should be taken to avoid overloading of domestic electric circuit? See, the copper wire should be well insulated. The high powered devices should have separate wiring circuit. Too many appliances should not be connected to a same socket. Another question is, right uses of electromagnet. It is used in breaking rocks. It is used for separating magnetic and non-magnetic substances. It is used in electric motors and generators. What is the difference between direct current DC and the alternating current AC? See, in AC, the current varies continuously and periodically reverses its direction. AC current is quite cheaper and it can be transmitted to distant places. In comparison, the direct current has constant magnitude and flows in the same direction. It is quite costly and it can't be transmitted to distant places. Next question is, what is split ring? How does it produce direct current? See, split ring is a big copper ring, like a big copper ring which is splitted into two halves, and it produces DC as its function is to reverse the direction of current. Next question is, what is voltage stabilizer? A voltage stabilizer is a device which gives out constant voltage. Thank you for watching this video, and for more videos you can subscribe to Success CDs Education.